नमस्कार, मैं आरती यादव और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी बीएससी नर्सिंग या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं जिसका एग्ज़ाम 4 जून को होने वाला है। उन बच्चों के लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संडे स्पेशल, क्योंकि आपके एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यदि आपकी बायोलॉजी में पकड़ थोड़ा अच्छी है तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसी तरीके से सही कर लोगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व कराएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे सीपी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस क्लास को ना देखें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि ये क्लास केवल यूपी बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला हुआ है, जिसे CNET के नाम से जाना जाता है। CNET के नाम से जाना जाता है, वही बच्चे इस क्लास को देखें, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें जरूर। इस लाइक और शेयर से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हमारे मुंह में अल्सर निकले हुए, छाले निकले हुए, तब भी हम आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। वीडियो वैसे भी कम डल पा रही हूँ क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, छालों की वजह से बोल नहीं पाती हूँ मैं सही से। इसी वजह से केवल हम शाम 5 बजे इस टाइम क्लास चला रही हूँ, आपकी लाइव क्लास। जो बच्चे यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी यदि आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो आप शाम 5 बजे क्लास अटेंड कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें और एनर्जी मिलती है। तो हम आपके लिए, भले ही मेरी तबीयत ठीक ना हो तब भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इस टाइम गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। एक रूम में बैठकर वीडियो बनाना 1 घंटे तक, उसमें 2 घंटे तक, काफ़ी माइंड है वो ख़राब हो जाता है बनाने में, ठीक है। बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी हमारे द्वारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और कॉपी पेन लेके बैठे, जिसपे हम जो भी पॉइंट यहाँ पर बताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उसे नोट डाउन जरूर करते हुए चले, ठीक है। क्वेश्चन है आज का वन हमारा कि नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसन, मेडिसन का पिता किसे कहा जाता है, मेडिसन का जनक किसे माना जाता है, तो वो आपका हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें क्या माना जाता है? मेडिसन का जनक माना जाता है। दूसरी बात पूछी जाए आपसे कि बताइए धनवंतरी जो थे वो किसके शासन काल में आए हुए थे। इनको भी, ये भी आयुर्वेद से संबंधित थे, ये भी आपके किससे संबंधित थे? आयुर्वेद से संबंधित थे। और ये किसके शासन काल में आए थे? ये जीके में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके चंद्रगुप्त, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ये आए हुए थे। और ये वहां पर क्या करते थे? वहां पर आयुर्वेद का ही काम करते थे, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि सुश्रुत कौन सी और चरक कौन थे, तो चरक जो थे वो आपके कनिष्क के दरबार में आए थे। कनिष्क नाम का, कनिष्क राजा कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में ये आए हुए थे। तो ये जीके में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चरक की एक पुस्तक है जिसे हम चरक संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाए कि बताइए चरक किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद से संबंधित है। और चरक संहिता पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो वो आपकी चरक नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। तो ये इनकी पुस्तक है चरक संहिता, ठीक है। अब देखो सुश्रुत कौन थे, तो वो आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ एक कि कंसीडर ऑफ द फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपका सुश्रुत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को क्या कहा जाता है? सर्जरी का जनक कहा जाता है। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश भाषा में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश में थोड़ा पकड़ अच्छी रखिए अपनी। और क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपको इंग्लिश भाषा में मिलेंगे। किस भाषा में मिलेंगे? इंग्लिश भाषा में मिलेंगे, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन भले ही हिंदी में दिया हुआ है, वो हमसे टाइप हो गया है, लेकिन ये हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा, इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा।
क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मीजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, यानी शरीर का तापमान पता करने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है, सबसे विश्वसनीय विधि क्या है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कितना है, आपका सही से पता लगाना है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये सबसे सही तरीका माउथ के द्वारा हो जाएगा कि एक्सिलरी के द्वारा होगा कि रेक्टल के द्वारा होगा। तो सबसे विश्वसनीय तरीका जो माना जाता है वो आपका बाईरेक्टल। बाईरेक्टल क्या है, तो जो आपका रेक्टम जिसे कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, रेक्टम भी जिसे कह सकते हो, जो बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है जिसे मलाशय हिंदी में कहते हैं। तो उससे यदि आप चेक करते हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि शरीर का तापमान कितना है। कितना, देखो अभी आगे क्वेश्चन है, हम आपको बता देंगे कि यदि आप शरीर का तापमान माउथ के द्वारा नापते हो तो कितना होता है, एक्सिलरी के द्वारा नापते हो तो कितना होता है, और रेक्टल के द्वारा नापते हो तो कितना होता है। ठीक है, अभी आपको आगे बता देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा एक प्रकार का रोग है जो किससे संबंधित है, आई डिसीज है, स्किन डिसीज है, ईयर डिसीज है या इंटेस्टाइन डिसीज है, इंटेस्टाइन डिसीज है। तो ये आपका है वो एक्जिमा जो होता है वो आपका स्किन डिसीज होता है। क्या होता है, स्किन डिसीज यानी त्वचा संबंधी रोग है। इसमें क्या होता है, जब आपको विटामिन डी या ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तब आपको ये रोग होता है जिसका नाम है एक्जिमा। तो एक्जिमा जो रोग है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका एक प्रकार का स्किन डिसीज है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं कि विच ग्लैंड इज फाउंड इन द स्किन, यानी हमारे त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथियां हैं, त्वचा से संबंधित ग्रंथियों के आपको नाम बताने होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है। तो आपकी बायोलॉजी में पकड़ अच्छी है तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे यदि आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो इस टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर सीबियसिस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि जिसे कहा जाता है, ये तीनों ही आपकी स्किन ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथि, स्किन से संबंधित हमारी ग्लैंड है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, यानी यूरिन में यदि आपका ब्लड आ रहा है, ब्लड की उपस्थिति है, यदि यूरिन में मूत्र में यदि आपके ब्लड की उपस्थित है, ब्लड भी पाया जाता है उसमें आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हीमेटोरिया कहा जाता है, प्रोटीन इन यूरिया कहा जाता है, पॉली यूरिया कहा जाता है या पाई यूरिया कहा जाता है। तो उसे आपको पता है ब्लड शब्द जो है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ हीम शब्द आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, हीमेट्यूरिया। तो यही आपका हो जाएगा, जब यूरिन में ब्लड उपस्थित होता है तब उसे हीमेट्यूरिया कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉलीयूरिया क्या होता है, पाई यूरिया क्या होता है, ये अभी आपको आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट टेस्ट टू चेक टाइफाइड फीवर इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में यदि आपको टाइफाइड बुखार को चेक करवाना है, जांच करवानी है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट परीक्षण कौन सा होगा, बिडाल परीक्षण, ब्लड कल्चर, स्टूल एग्जामिनेशन या यूरिन के द्वारा। तो देखो आप सभी टिक लगाएंगे तो हमें पता है कि बिडाल परीक्षण पे लगाएंगे क्योंकि आपको यही पता है पहले से, लेकिन बिडाल परीक्षण यहाँ नहीं किया जाएगा। जब भी आपको पहले सप्ताह की बात की जाए, पहले सप्ताह में यदि आप टाइफाइड बुखार को चेक करवाते हो तो वहाँ पर सबसे परीक्षण अधिक अच्छा माना जाता है जो वो आपका ब्लड कल्चर माना जाता है। वैसे आपको ऑप्शन में मिले कभी भी बताओ कि टाइफाइड में कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन यहाँ आपका फर्स्ट वीक की बात चल रही है, तब आपको सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है परीक्षण का वो ब्लड कल्चर माना जाता है, रक्त संवर्धन माना जाता है। रक्त के द्वारा जो परीक्षण होता है वो आपका सबसे अच्छा माना जाता है फर्स्ट वीक में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। और बिडाल परीक्षण भी आपका टाइफाइड बुखार में किया जाता है, वो तब किया जाता है जब आपको बुखार आते आते कई टाइम हो गया हो, कई समय आपको जब बहुत ज़्यादा टाइम बहुत पहले से बुखार आता है तब आप बिडाल परीक्षण करा सकते हो। आगे क्वेश्चन है, लॉक जॉ इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, यानी इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसमें आपके जॉ जो होते हैं, जबड़े जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं।
तो ये आपका जो डिसीज है वो मीजल्स का है, फीचर है कि डिफीथीरिया का है, करेक्टर की पर्ट्यूटिस का है या टिटेनस का है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो मीजल्स नहीं होगा। मीजल्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिफीथीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। पर्ट्यूटिस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टिटेनस ये आपका किसके द्वारा होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये जीवाणु के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया वायरस किसके द्वारा होता है उसका नाम बताना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये इसका लक्षण, किसका लक्षण है ये, तो ये टिटेनस रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो वो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लॉक जो फीचर है वो किसका है, आपका टिटेनस रोग का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है विच गैस इज यूजफुल इन लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में एक विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डायग्नोस एंड ट्रीट द प्रॉब्लम इन फर्टिलिटी। जो महिलाएं जो फीमेल होती हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, जिन्हें हम बांझ कहते हैं हिंदी भाषा में, या इनफर्टिलिटी कहा जाता है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, उन महिलाओं की जाँच करने में इसका प्रयोग किया जाता है लेप्रोस्कोपी का। तो इसमें कौन सी गैस, जो इसका यंत्र जो होता है लेप्रोस्कोप, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का प्रयोग लेप्रोस्कोपी में किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायग्नोस यानी निदान इन ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका फिगर जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये जो आपको यंत्र जो दिख रहा है, उपकरण जो आपको दिख रहा है वो लेप्रोस्कोप का है, ठीक है। किसका है? लेप्रोस्कोप का ये फिगर है जिसमें CO2 गैस आपकी भरी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका दिया हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन, यानी कि जब आपके हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसमें किस अंग में आपकी सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। गाल ब्लैडर में जब हेपेटाइटिस रोग आपको होता है तब स्प्लीन को प्रभावित करता है, ये लीवर को या पेनक्रियाज को। तो देखो हेपेटाइटिस जो होता है वो एक प्रकार की पीलिया होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ये पीलिया होती है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस का जो टीका होता है, हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है, आपकी A, B, C होता है, एक आपका E होता है। तो ये 4-5 प्रकार का होता है, जिसमें B जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस जो B होता है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस का टीका किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक कोशिकी यूनिसेलुलर एक कवक होता है, फंगस होता है, जिसका नाम है ईस्ट। सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी नाम का एक कवक होता है, फंगस होता है, जिससे आपका क्या प्राप्त किया जाता है? हेपेटाइटिस B का टीका प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, हेपेटाइटिस में होता क्या है? तो जब भी आपको पीलिया होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इफेक्ट जो पड़ता है वो आंखों पर पड़ता है, आपकी त्वचा पे पड़ता है। लेकिन हेपेटाइटिस जब आपको पीलिया बहुत दिनों तक होती है, काफ़ी दिन हो जाते पीलिया रहते रहते, तब आपकी लीवर पर प्रभाव पड़ने लगता है, आपकी यकृत पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस पे सूजन आ जाती है? तो लीवर पर सूजन आ जाती है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक बोन फीवर इज, किस बुखार को ब्रेक बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, मलेरिया को, टाइफाइड को, डेंगू बुखार को, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक बोन फीवर के नाम से जो जाना जाता है वो डेंगू बुखार को जाना जाता है। डेंगू बुखार क्या किससे होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। इसमें कौन सा मच्छर है जो इसका कैरियर बनता है? किस मच्छर के द्वारा ये वायरस आता है? तो कैरियर आपको है मादा एडीज मच्छर, मादा फीमेल एडीज मच्छर के द्वारा ये वायरस आपका आता है। मादा एडीज मच्छर इसका कैरियर होता है। तो पूछा जाए आपसे कि डेंगू बुखार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू बुखार में आपका क्या होता है? इसमें प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, प्लेटलेट्स यानी कि जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कहाँ प्रभाव पड़ता है? प्लेटलेट्स पर प्रभाव इस पर पड़ता जाके है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि बताइए इट इज़ द मोस्ट यूजफुल
टेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन के, जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है तब आपको एक रोग होता है जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिसकी कमी से हमें ये रोग होता है। और पूछा जाए आपसे इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट सबसे यूजफुल माना जाता है, तो इसकी जांच के लिए सबसे अच्छा जो टेस्ट माना गया है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट माना जाता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GTT। ये टेस्ट जो है वो आपका डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे यूजफुल माना गया, मोस्ट यूजफुल टेस्ट माना गया है। कौन सा? GTT। ठीक है। और दूसरी बात इसमें आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन आपको पता चलेगा कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय में पाई जाने वाली, पेनक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से ये हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन किया गया कि एनोदर नेम फॉर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम पूछा गया। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किस वायरस के द्वारा होता है? तो आपका एक वायरस अभी चला था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के द्वारा भी ये रोग आपका होता है। राइनो वायरस जिसे कह सकते हो आप, इसकी वजह से आपको क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? तो एक्यूट राइनेटिस। एक्यूट राइनेटिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कॉमन कोल्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है कि बताइए नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ए एडल्ट। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो आप सभी को पता है 120 80, 120 आपका हाई होता है, 80 आपका लो माना जाता है। तो 120 80 mmHg जो है वो आपका नॉर्मल बीपी होता है। हर व्यक्ति को आपको देखने को मिल जाएगा 120 22-25 तक आपका पहुंच जाता है और 80-90 के करीबन आपका लो हो जाता है। ठीक है, जब लो होता है तो सामान्य जो बीपी है वो सबका इतना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पूछा जाए आपसे कि नॉर्मल इज ए सिस्टोलिक बीपी। ये तो आपका सिस्टोलिक बीपी आपसे पूछा जाए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दो शब्द आपने सुने होंगे कि सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 120 mmHg होता है। सिस्टोलिक बीपी यदि आपसे पूछा जाए तो वो कितना होता है? 120 mmHg होता है, mmHg। और यही आपसे पूछा जाए कि डायस्टोलिक बीपी कितना होता है, तो डायस्टोलिक बीपी जो होता है, जो आपका लो बीपी होता है उसे हम डायस्टोलिक बीपी भी कहते हैं, जो आपका 80 mmHg होता है, mmHg होता है, सॉरी। ठीक है, 80 mmHg आपका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए आप सभी लोग कमेंट करके हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरटेंशन आपको तब होती है जब आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है, तब आपको हाइपरटेंशन होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप ये अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो हम वहाँ पर भेजते रहते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो बायोलॉजी विद आरती। बायोलॉजी विद आरती के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए हाइड्रोफोबिया इज ए सिम्टम सीन इन द फॉलोइंग पेशेंट। यानी कि जो हाइड्रोफोबिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिया होता क्या है। हाइड्रो शब्द आपको कहीं भी मिल जाए आप समझ लेना, ये जल से संबंधित होता है और फोबिया का अर्थ होता है डर। जब आपको जल से डर लगता है तब उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और दूसरी बात आपसे पूछा जाए हाइड्रोफोबिया होता कब है, तो तब होता है ये रोग जब आपको कुत्ता काट लेता है। कुत्ता जब आपको काट ले, बंदर काट ले, लंगूर काट ले, ऐप यानी मंकी काट लेता है, तब आपको ये रोग होता है।
तो हाइड्रोफोबिया में एक वायरस होता है इनकी लार में, कुत्ते की लार में एक वायरस होता है जिसे रेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं, जिसे रेबीज रोग भी कहा जाता है, जो रेबीज वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है, आपको जल से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। तभी यहाँ लिखा हुआ है डॉग वाइट पेशेंट, कुत्ते के काटने, जो कुत्ते को जो रोग, जो कुत्ते को जो व्यक्ति काटते हैं, जिन व्यक्तियों को कुत्ता काट लेता है उन व्यक्तियों को ये रोग होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेबीज जो है वो एक प्रकार का वायरस है और ये रोग भी जो होता है वो वायरस के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया वायरस के द्वारा रोग होता है। आपको क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई साइनोसिस। साइनोसिस का अर्थ क्या होता है? साइनोसिस क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, जब आपकी त्वचा यानी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है तब उसे साइनोसिस कहा जाता है। जब आपकी त्वचा का कलर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? साइनोसिस कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया ICN की फुल फॉर्म बताइए। ICN की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ICN की जो फुल फॉर्म है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ICN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ICN की स्थापना जो हुई थी वो 1899 ईस्वी में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये नर्स से संबंधित है तो आपसे पूछी जा सकती है। बताइए ICN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1899 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हु इज द फादर ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी क्या होता है? होम्योपैथी आपने सुना होगा। होम्योपैथी जो होती है दवाइयाँ वो आपको ज़्यादा हानिकारक नहीं करती, आपको इफेक्ट नहीं ज़्यादा डाल सकती। आप सही होगे तो हो जाओगे, नहीं होगे तो आपको इफेक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन एलोपैथी जो होती है दवाइयाँ वो आपको हानि भी पहुँचा सकती है आपके अंग को। ठीक है, किसी भी ऑर्गन को। ये तो एलोपैथी जो होती है वो आपको हानि भी पहुंचा सकती है और ये उसी ऑर्गन पे काम करेंगी जिस ऑर्गन में आपकी दिक्कत होती है। ठीक है, और होम्योपैथी में कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। दूसरी बात, यहाँ पर फादर ऑफ एलोपैथी पूछा गया। एलोपैथी का फादर किसे कहा जाता है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जिसका नाम है पूरा सैमुअल हैनीमैन को क्या कहा जाता है? एलोपैथी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप अपना नोट डाउन कहीं पर हैनीमैन आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। तो सैमुअल हैनीमैन को एलोपैथी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक नर्सिंग का जनक कह सकते हो, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक नर्स का जनक पूछा जाए, फादर पूछा जाए, नर्स का जनक पूछा जाए, फादर ऑफ नर्स किसे कहा जाता है? तो एक महिला थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक महिला थी जिनका जन्म कब हुआ था? तो 12 मई को 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, फ्लोरेंस इटली में। और 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया हुआ है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आपको वीडियो नंबर 2 या 1 में मिल जाएगा आपको, जिसे कम से कम लगभग 7000 बच्चे देख भी चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम करा चुकी हूँ। यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इनसे संबंधित। इन्होंने ही नर्स के बारे में सबसे पहले बताया था। इसकी स्थापना, जो भी नर्स के बारे में जानकारी हमको मिली है वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा मिली हुई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग पूछा जाए तब आप इन्हीं को बताओगे। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है आपका कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, यानी ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपोक्सीमिया कहा जाता है।
हाइपोक्सीमिया कहा जाता है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइपोक्सीमिया कहा जाता है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। और जब हमारे शरीर ब्लड में जब आपका हीमोग्लोबिन, जब ब्लड आपके निकलता है उसमें रक्त यूरिन में जब ब्लड पास होता है, निकलता है, ब्लड की उपस्थिति होती है यूरिन में, तब उसे क्या कहा जाता था, हमने अभी पीछे बताया था आपको, क्या कहा जाता था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ आपके टर्म है जो आपको याद कर लेना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म एंड देयर मीनिंग, इनको कहीं पर लिखते जरूर जाएं और नोट डाउन करें जिससे आपको याद हो सके, ठीक है। पहला हमारा है टैक हाइपोनिया। टैक हाइपोनिया का अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है, तो रेस्पायरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 प्रति मिनट, 20 पर मिनट। यदि आपकी जो रेस्पायरी रेट है, जो श्वसन दर है, वो आपकी 20 मिनट प्रति जो 1 मिनट में यदि 20 से ज़्यादा हो जाती है, 1 मिनट में या 20 से ज़्यादा आप सांस लेते हो, श्वसन दर बढ़ जाती है आपकी, प्रति मिनट में 20 से ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसे क्या कहते हैं, टैक हाइपोनिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, टैक हाइपोनिया के नाम से उसे जानते हैं। आगे पूछा जाए आपसे कि पैथोजन क्या होता है पैथोजेन किसे कहा जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग को फैलाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग को फैलाने की क्षमता रखते हैं उन्हें पैथोजेन कहा जाता है। हिंदी में उनको रोगाणु कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। आगे पूछा जाए हाइपोक्सिया क्या होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, जब आपके ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, तब उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। पूछा जाए आपसे ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ग्लाइकोसूरिया किसे कहा जाता है, तो आपके यूरिन में जब पासिंग ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, हमारे यूरिन में जब ग्लूकोज पास होता है, ग्लूकोज गुजरता है, यानी ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है कह सकते हो आप, तब उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे कुछ टर्म और दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा गया पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है, तो अधिक भूख लगना। जब आपको अधिक भूख लगती है, ओवर ईटिंग करते हो आप, तब उसे कहा जाता है पॉलीफेजिया, ओवर ईटिंग करना यानी अधिक भूख लगना। पूछा जाए साइनोसिस क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था जब आपकी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, बॉडी टर्निंग ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब आपका बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है तब उसे साइनोसिस कहा जाता है, साइनोसिस। आगे पूछा है ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, बीपी, प्रेशर एक्सरेटेड बाई द ब्लड ऑन द बाल्स ऑफ दी ब्लड, यानी कि कह सकते हो रक्त के द्वारा जब आपकी रक्त की भित्तियां जो बाल्स होती है उस पर जब प्रेशर पड़ता है, लगाया जाने वाला जो दाब होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन भी है आपकी। जब रक्त के द्वारा रक्त भित्तियों पर जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उन पे जब ज़्यादा दाब लगाया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब का जो अंतर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे ही हम पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो ए फैक्टर दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास को रोकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास को क्या करते हैं, रोकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी वृद्धि और विकास को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट का अर्थ क्या होता है, रोकना। जब उनकी वृद्धि और विकास को रोका जाता है, ऐसे फैक्टर कुछ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। पूछा जाए पॉलीयूरिया क्या होता है, पासिंग यूरिन मोर देन 2000 यानी 2000 मिलीलीटर इन 24 घंटा यानी 24 आवर्स, जब 24 घंटे में आपका पास यूरिन जो है वो आपका 2000 ml से अधिक आता है, 2000 ml यानी मिलीलीटर यानी 2 लीटर से ज़्यादा आप यूरिन को त्यागते हो, तब पास करते हो, तब उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीयूरिया।
पूछा जाए इन्फेक्शन क्या होता है, तो एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ पैथोजन, जब हमारे शरीर में पैथोजन इंटर कर जाते हैं। पैथोजन किसी रोग के उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में जब जो रोग जिनसे रोग उत्पन्न होता है वो रोग जब आपके कारक जो होते हैं वो प्रवेश कर जाएं तब उसे इन्फेक्शन कहा जाता है, यानी संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण। एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ ए पैथोजन, पैथोजन हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। पूछा जाए एनीयूरिया क्या होता है, पासिंग लेस देन 100 ml यानी 100 ml ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, जब यानी कि 24 आवर्स यानी घंटे में यूरिन में जब 100 ml 24 घंटे में 100 ml से कम मूत्र का त्याग होता है, 100 ml से कम मूत्र का त्याग होता है तब उसे एनीयूरिया कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाए हाइपर एक्रेक्सिया क्या होता है, हाइपर एक्रेक्सिया किसे कहा जाता है, तो ये तब कहा जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर 105 से अधिक हो जाता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है तब उसे हाइपररेक्सिया कहा जाता है। हाइपररेक्सिया के नाम से उसे जाना जाता है जब हमारे शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। आगे आपसे कुछ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है, तो ज्वर, बुखार, जो आपका बुखार होता है उसमें यदि मिड पायरेक्सिया, यदि आपको निम्न थोड़ा बहुत बुखार है, निम्न है आपको ज्वर, तो वो आपका तापमान तब कितना होता है, नॉर्मल तापमान जिसे कह सकते हैं 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 के बीच में होगा। यदि मॉडरेट पायरेक्सिया है, थोड़ा और ज़्यादा है आपको, तब उसे क्या कहा जाता है, तो 100 डिग्री, तब उसमें तापमान कितना होता है, तब उसमें तापमान जो होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, किसमें? मॉडरेट पायरेक्सिया में। और सीवियर पायरेक्सिया यानी बहुत ज़्यादा यदि अति ज्वर है आपको, तब आपका फीवर टेम्परेचर कितना होगा शरीर का, तो 103 से 105 तक आपका चला जाएगा। यदि हाइपर पायरेक्सिया है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका शरीर 105 से ज़्यादा हो गया, तो उसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। हाइपररेक्सिया के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। मिड पायरेक्सिया क्या होता है, उसमें टेम्परेचर कितना होता है, मॉडरेट में कितना होता है, सीवियर में कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे अभी हमने आपको शुरुआत में बोला था कि विभिन्न जगहों से लेने पर शरीर का सामान्य तापमान कितना निकलेगा। जैसे आपके ओरल या मुंह के द्वारा, जब मुंह के द्वारा टेम्परेचर को नापा जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में कितना निकलता है, तो वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 37 निकलता है। और फ़ारेनहाइट में वही नापा जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकलता है, जो सामान्य आपका होता है बुखार। और पूछा भी जाता है कि सामान्य व्यक्ति का यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारे शरीर का कितना होता है, फ़ारेनहाइट में बताओ चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ। तो डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी आपसे पूछा जाए तो 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये जब हम मुंह के द्वारा तापमान नापते तब, और यही आपका एक्सिलरी के द्वारा नापा जाए, बगल के द्वारा नापा जाता है, तब कितना होता है, तो तब हमारा थोड़ा कम निकलता है। 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में पूछा जाए तो 36 होता है, 36 होता है। यही पूछा जाए रेक्टल या मलाशय के द्वारा जब हम नापते हैं तब हमारा कितना टेम्परेचर होता है, तो ये सबसे सही माना जाता है। सबसे सही तरीका जो है वो आपका यही माना जाता है इंटरनल टेम्परेचर को नापने के लिए, जो आपका 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका मलाशय के द्वारा, रेक्टल के द्वारा जब नापते हो तब वो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा निकलता है। ठीक है, आगे देखो कुछ आपको फुल फॉर्म दी गई है। जैसे आपको पूछा गया INC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नर्स से संबंधित है। INC की फुल फॉर्म पूछी जाए या ICN की पूछी जाए तो ये दोनों फुल फॉर्म आप याद कर लो। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में, 1949 में। किसकी? INC की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। यूनिसेफ की पहली तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या ऐसे नहीं पूछी जाएगी, कैसे पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा, बताइए यूनिसेफ में
सी का अर्थ क्या होता है, यूनिसेफ में एन का अर्थ क्या होता है, यूनिसेफ में एफ का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, और आई से होता है इंटरनेशनल, सी से होता है चिल्ड्रन, और ई से होता है इमरजेंसी, और एफ से आपका होता है फंड। ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। कब हुई थी, 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का, ठीक है, ये मुझे बता देना। देखिए कौन कौन हमारे बच्चे हैं जो बताते हैं हमको। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि SNA की फुल फॉर्म बता दो। SNA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। SNA की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन जो है वो SNA की फुल फॉर्म है, ठीक है। पूछा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म इन नर्स, नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा, बताओ एन का अर्थ क्या होता है, यू का अर्थ नर्स में क्या है, आर का अर्थ क्या है नर्स में, एस का क्या है और ई का क्या है। तो इसे आप तो रट लो अच्छे से, इसे तो आप क्या कर लीजिए, रट लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नोबल अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपैथी इफिशिएंट। एन से आपका नोबल है, यू से आपका अंडरस्टैंडिंग है, आर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आर यानी एस से आपका सिंपैथी है सहानुभूति, और ई से आपका इफिशिएंट है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद कर लीजिएगा नर्स की, ठीक है, जिसका आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। आगे क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि बताइए बिलिरुबिन इज ए प्रोडक्ट। बिलिरुबिन जो होता है उससे कौन सा प्रोडक्ट, कब ये प्रोडक्ट आपका बनता है, इसका उत्पाद कब होता है, तो बिलिरुबिन जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। आरबीसी यानी जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जिसे जानते हैं, जिसका लाल कलर किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो O2 और CO2 का परिवहन करना। O2 और CO2 का ट्रांसफर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि हीम जो होता है उसमें Fe के कण पाए जाते हैं, लोहे के कण पाए जाते हैं, लोहे तत्व उसमें होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो आरबीसी का ब्रेक डाउन क्या, जो बिलिरुबिन नाम का पदार्थ है उसका वो कब उत्पाद बनता है, तो वो आरबीसी के ब्रेक डाउन से, आरबीसी के टूटने से ये उत्पाद हमारा बनता है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको देते रहेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन आप भी पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिले अब आप करते रहिएगा। और शाम 5 बजे आप बायोलॉजी क्लास जो चलती है, बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं, उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो सबसे पहले हम उसी पर बता देते हैं। और भी बाकी के आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में हमारे द्वारा कुछ हेल्प मिल सके। और रियल बताइए क्वेश्चन बाकी के इम्पोर्टेंट थे, आगे भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।